हेलो दोस्तों, पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास, और इतिहास में हम लोगों ने पढ़ा महाजनपद काल के बाद हम आज पढ़ाएंगे आपको, यानी कि मगध का उत्थान होता है और मगध पे किन किन शासकों ने अपना शासन किया उसके बारे में हम लोग आप बात करेंगे। तो आते हैं हम लोग, ब्लैक पेन लेते हैं। इसके बाद देखिएगा हम लोग पढ़ेंगे हर्यक वंश पढ़ेंगे, हर्यक वंश पढ़ेंगे। और हर्यक वंश के बाद जो दूसरा वंश होगा वो नाग वंश हो जाएगा, नाग वंश हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नंद वंश पढ़ेंगे, नंद वंश। और नंद वंश के बाद हम लोग, नंद वंश के बाद आता है मौर्य वंश, लेकिन मौर्य वंश को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। हम लोग आज तीन जो वंश है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग हर्यक वंश पढ़ेंगे, और हर्यक वंश में कितने सम्राटों ने शासन किया, उनके योगदान के बारे में, उनके विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नागवंश के बारे में पढ़ेंगे, शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे, और नंद वंश में कौन कौन सम्राट हुए, किनका क्या क्या भूमिका रहा, उनके बारे में पढ़ेंगे। और बाद में जो एक अलग से जो आपका क्लास होगा वो होगा मौर्य वंश का। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें हर्यक वंश की, तो सबसे पहले एक और बात समझ जाए कि महाभारत और पुराणों के अनुसार, यानी कि अगर हर्यक वंश के पहले की बात करें तो बृहदत्त वंश है जो शासन किया था। ये इतिहास इसका प्रमाण नहीं देता, इतिहासों में इसकी प्रामाणिकता की अभाव है। लेकिन इसमें अगर बात करें पुराणों में और महाभारत में इसका जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसका बृहदत्त वंश का। बृहदत्त वंश का बात करें, इसका वर्णन जो है इसका वर्णन महाभारत और पुराणों में मिलता है। महाभारत और पुराणों में मिलता है किसका? बृहदत्त वंश का, ठीक है। और बृहदत्त वंश के संस्थापक के रूप में, बृहदत्त वंश के संस्थापक के रूप में बृहदत्त को ही माना गया है। तो थोड़ा सा इनका कहानी जानते हैं, क्योंकि आप लोग महाभारत देखे होंगे और पुराण भी पढ़े होंगे। तो इसमें जिक्र किया जाता है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है वासु, एक व्यक्ति है जिसका नाम है वासु। और वासु ने ही वसुमती नगर है, वसुमती नगर का क्या किया? निर्माण किया था। वसुमती नगर का निर्माण किया, जिसको राजगिरी भी कहा जाता है, राजगिरी भी कहा जाता है। और इसी वसु ने ही कहा जाता है, इसी वसु ने ही का जो पुत्र था, इस वसु का जो पुत्र था उसी का नाम था बृहद्रथ। और ये जो बृहदत्त था, इसी बृहदत्त वंश का क्या हुआ? संस्थापक था, ठीक है। इसी बृहदत्त वंश का क्या था? संस्थापक था। आगे हम लोग देखते हैं बृहदत्त वंश का बहुत ही एक प्रसिद्ध और शक्तिशाली सम्राट यानी कि पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम था जरासंध। जिसका नाम क्या था? जरासंध। ऐसे महाभारत में आपको इसे देखने को मिलता होगा, जरासंध। और जरासंध को माना जाता है कि बहुत ही शक्तिशाली और प्रतापी सम्राट थे। उसके बाद इनके पुत्र, जरासंध के बाद इनके पुत्र का नाम था सहदेव। सहदेव के बारे में भी आप लोग पढ़ते होंगे। और सहदेव के बाद एक सम्राट होते हैं जिनका नाम होता है रिपुंजय। रिपुंजय यानी कि कह सकते हैं कि रिपुंजय अंतिम सम्राट थे। रिपुंजय क्या थे? अंतिम सम्राट थे इस समय, क्योंकि इसमें कहा गया है कि इनके एक मंत्री थे जिनका नाम था पुलक। पुलक ने इनकी हत्या करवा दी, और हत्या करवाने के बाद अपने पुत्र को यहाँ का क्या बनाया? सम्राट बनाया, ठीक है। यहाँ पे पुलक एक व्यक्ति होता है जो सम्राट की, यानी कि अंतिम जो सम्राट होते हैं, इनकी हत्या करवा देता है। और इनकी हत्या करवाने के बाद पुलक खुद अपने बेटा को इसका गद्दी सौंप देता है। और कुछ दिनों के बाद एक और मंत्री होता है जिसका नाम है महिया, जिसका नाम होता है महिया, ठीक है। और महिया क्या करता है? पुलक को और उसके पुत्र को हत्या करवा देता है और अपने पुत्र को गद्दी पे बिठाता है, जिसका नाम रहता है बिंबिसार, ठीक है, जिसका नाम रहता है बिंबिसार। ये तो आपका वर्णन जो है ये पुराणों में वर्णन है, और इसका वर्णन आपको महाभारत में मिलता है। लेकिन फिर आगे के हम देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं
तब हमको ऐतिहासिक में मतलब इतिहास में जो प्रमाण मिलता है और इतिहास में हमें जो पढ़ना है, महाजनपद काल के बाद जो पढ़ना है, उसमें आपको मिलेगा मगध वंश के कितने सम्राटों ने गद्दी पे आसीन हुए और कौन कौन कैसे कैसे वंशों ने किया। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये है हर्यक वंश, ठीक है, ये है हर्यक वंश। एक और भी इनका नाम आता है जिसका नाम है हर्यार वंश। इसको हर्यार वंश के नाम से भी जाना जाता है, हर्यार वंश के नाम से भी जाना जाता है। और ये देखिएगा कहा जाता है इसका संस्थापक कौन था भाई, तो हर्यक वंश का संस्थापन कौन होता है, ये होता है आपको बिंबिसार। बिंबिसार, देखिए बिंबिसार में और बिंदुसार में अक्सर स्टूडेंट लोग गलती कर देते हैं। बिंबिसार और बिंदुसार में गलती हो जाता है। बिंबिसार हो गया हर्यक वंश का संस्थापक और बिंदुसार हो गया चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम होता है बिंदुसार। थोड़ा सा कहानी समझेंगे तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगी। देखिए कहानी ये है कि जब चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को खरीदा था बचपन में, तभी से खाने में उसको जहर खिलाया जा रहा था। जहर इसलिए खिला रहे थे चाणक्य ताकि इनको ये लग रहा था कि दुनिया की सारी संकटों से इसे बचाया जा सकता था, क्योंकि उस समय में बड़े बड़े महाराजा थे, जो बड़े बड़े जो राजा महाराजा थे वो विष कन्याएं पालते थे। विष कन्या कहने का मतलब होता है ना कि एक मानव बम की तरह होता था। जैसे मान लीजिए कि किसी राजा के सत्कार के लिए उसकी हत्या अगर करवाना हो तो क्या होता था ना, एक कूटनीति और चतुराई होती थी, उस विष कन्या को भेजा जाता है। क्योंकि विष कन्या में भी कहा जाता है कि बचपन में भी खूबसूरत जो लड़कियां होती थी उनको खरीद लिया जाता था या राजा अपने पास रखते थे, उसे मतलब बचपन से ही जहर खिलाने की आदत डाल दी जाती थी। जब वो धीरे धीरे शयान होती थी तो उसके अंदर पूरा जहर ही जहर भरा रहता था। खूबसूरत होती देखने में, लेकिन जैसे ही अगर वो राजा के सत्कार के लिए या कह सकते हैं कि प्यार मोहब्बत के जाल में अगर फंस जाते हैं तो समझिए कि उसी जहर से उनकी हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और ये कलंक भी राजा पे नहीं लगता, जिसकी वजह से वो क्या होते, बच जाते हैं। इसी तरह से यानी कि चाणक्य को ये बात लग रहा था कि अगर कुछ ऐसी समस्याएं अगर सामने आ जाए तो उस सारी समस्याओं को पार करते हुए चंद्रगुप्त मौर्य को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए उसने क्या किया, बचपन से ही जहर खिलाना शुरू किया। जब चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पे बैठा, चंद्रगुप्त मौर्य जब गद्दी पे बैठा तो कहा जाता है कि हमेशा यानी कि चाणक्य के कक्ष से ही चंद्रगुप्त मौर्य के लिए खाना जाता था और उसमें जहर था, ठीक है। एक बार क्या हुआ कि खाना खाने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने खाना छोड़ करके वो चले गए, तब तक वहीं पे तुरंत उनकी पत्नी आई और उनके भोजन को खाने लगी। खाते समय में क्या हुआ कि ये बेहोश पड़ गई। तो बहुत सारे दरबारी तुरंत जा कर के चाणक्य को बताते हैं, हाल खबर बताते हैं। तो चाणक्य दौड़े हुए आते हैं और चाणक्य तुरंत उस महिला के, क्योंकि उस समय उनकी जो भी रहती है वो प्रेग्नेंट रहती है, तो उस समय तुरंत वो महिला के पेट फाड़ करके उस बच्चे को निकालते हैं। बच्चे को निकालते हैं तब तक उस जहर का प्रभाव इतना ज़्यादा पड़ जाता है कि शरीर पे पूरा बूंदा बूंदा ब्लैक कलर का पूरा बूंदा बूंदा आ जाता है। और बूंदा बूंदा की वजह से ही उस व्यक्ति का नाम बिंदुसार हुआ। अब तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम क्या हुआ, बिंदुसार, और ये हर्यक वंश के संस्थापक है जिसका नाम बिंबिसार, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ रहे थे बिंबिसार। तो बिंबिसार के बारे में कहा जाता है, बिंबिसार के बारे में 545 से 492 BC तक यानी कि ईसा पूर्व तक इन्होंने क्या किया था, शासन किया था, ठीक है। ईसा पूर्व तक इन्होंने क्या किया था, कभी कभी आपको 444 भी आता है, ठीक है। जैन ग्रंथ इनको श्रेनिक के नाम से संबोधित करता है, ठीक है। जैन साहित्य कहता है इनको श्रेनिक। पूछा जाता है ये श्रेनिक किसका नाम है, उपनाम है श्रेनिक, ठीक है। श्रेनिक किसका उपनाम है, कहा जाता है कि बताइए भाई। और कोनिक जो है अजातशत्रु का नाम है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं कि महावंश, देखिएगा महावंश कहता है इस समय, देखिए जो मतलब बौद्ध कुछ ग्रंथ है जिसको अंगुत्तर निकाय भी बोलते हैं, महावंश बोलते हैं, दीपवंश बोलते हैं। महावंश दीपवंश में वर्णन श्रीलंका के इतिहासों का मिलता है। हालांकि महावंश में महाजनपद का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन महावंश कहता है कि 15 वर्ष की उम्र में किसने, बिंबिसार ने 15 वर्ष की उम्र में बिंबिसार ने क्या किया था, गद्दी को प्राप्त किया था। गद्दी को क्या किया था,
प्राप्त किया था, ठीक है। महावंश कहता है, महावंश कहता है इन्होंने ये प्राप्त किया था, ठीक है। और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? राजगृह बनाई थी। राजगृह या गृहब्रज के नाम से भी आप जानते हैं, गृह ब्रज के नाम से भी आप जानते हैं, ठीक है। इन्होंने ये राजधानी बनाई थी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जानते हैं कि इन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए उन्होंने एक नीति अपनाई जिसको वैवाहिक नीति बोलते हैं। और उन्होंने 3 विवाह की थी और 3 विवाह के माध्यम से ही अपने साम्राज्य को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाया था। तो यहाँ पे देखते हैं इनका वैवाहिक संबंध देखते हैं। इन्होंने 3 लोगों के साथ ही अपना वैवाहिक संबंध बताया था, कौशल, वैशाली और पंजाब के साथ। कौशल, वैशाली और पंजाब के साथ इन्होंने संबंध, जो विवाह संबंध था, उन्होंने बनाया था। ऐसे कहा जाता है कि इनकी लगभग 500 रानियां थी, ठीक है। अब देखिएगा, बारी बारी से इनको हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले लिच्छवी गणराज, इससे पूछा जाता है लिच्छवी गणराज। देखिए ये सब चीज़ें होता है कि बार बार कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है। कहा जाता है कि चेटक की पुत्री चेलना से इनका विवाह हुआ था, चेलना से, ठीक है। पहला उन्होंने जो संबंध यहाँ पे बनाया था लिच्छवी गणराज के साथ, वो चेटक की पुत्री थी, चेलना से इन्होंने क्या किया था? शादी रचाया था। और यही चेलना से इनको अजातशत्रु पैदा हुआ था, अजातशत्रु, ठीक है। पहला विवाह उन्होंने लिच्छवी गणराज के साथ किया, चेटक की पुत्री चेलना थी, ठीक है। और उन्हीं से इनको अजातशत्रु की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे दूसरा देखते हैं यहाँ पे कौशल नरेश। देखिए कौशल नरेश प्रसेनजित, इसको हम अगले में लिखते हैं। दूसरा जो है यहाँ पे कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन है, यहाँ पे हो जाएगा कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन रहती है, बहन, जिसका नाम रहता है महाकौशल देवी। और पता है इसमें इनको दहेज मिलता है कौशल को, यानी कि आप कह सकते हैं इनको दहेज मिलता है काशी का। काशी दहेज में मिलता है, काशी ग्राम होता है यहाँ पे, काशी ग्राम। और काशी ग्राम से सालाना इनको 1 लाख की आय आती थी, ठीक है। इसी से 1 लाख का सालाना आय आता था, ये कभी पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए दूसरा कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन थी जिसका नाम था महाकौशल देवी, इनसे इन्होंने शादी किया और दहेज में इनको मिला था काशी। और काशी ग्राम जो जगह है वहाँ से इनको सालाना 1 लाख का आय आता था, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं तीसरा विवाह उन्होंने किया था किसके साथ? ये देखिएगा, मद्र देश की राजकुमारी थी, मद्र देश की मतलब पंजाब की, मद्र देश की राजकुमारी थी, देश की राजकुमारी जिसका नाम क्या था? राजकुमारी जिसका नाम था क्षेमा, जिसका नाम क्या था? क्षेमा। और देखिए इनके साथ संबंध मतलब शादी विवाह संबंध बना करके जिनसे वो डर था, युद्ध होने की संभावना का डर था, या अपने प्रसार का जो एक मौका जो मिल रहा था, जो अवसर था, उन्होंने समझ के अनुकूल बना लिया। और इस तरीके से वैवाहिक संबंधों से उन्होंने क्या किया? अपने साम्राज्य को काफ़ी बढ़ा दिया। कहा जाता है, देखिए महावग के अनुसार कहा जाता है, महावग के अनुसार कहा जाता है, हम इसलिए ये सब लिख दे रहे हैं ताकि आप भी इसको नोट करते चलिएगा, क्योंकि आपका भी एक नोट्स तैयार होते चलेगा। हम लोग जो भी करा रहे हैं एकदम VBI वाला जो जो पॉइंट है वो करा रहे हैं ताकि आपका रिवाइज भी हो जाए। और यहाँ से प्रश्न आते हैं। महावग के अनुसार कहा जाता है कि बिंबिसार के पास 500 रानियाँ थी, ठीक है। 500 रानियों का जिक्र किया जाता है और ये कौन कहता है? महावग कहता है। और ये कहा जाता है कि जब फैक्ट बता रहे हैं, कहानी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पे
यानी कि बिंबिसार ने अवंती के साथ, देखिए अवंती के साथ क्या किया, दोस्ताना संबंध बनाया। अवंती के साथ क्या किया, इन्होंने, बिंबिसार ने दोस्ताना संबंध बनाया था अवंती के साथ। आप महाजनपद में भी देखे होंगे, अवंती के साथ उन्हें क्या किया, और मतलब बहुत ही दोस्ताना मित्रों संबंध बनाया। और एक समय ऐसा आया कि अवंती के जो सम्राट थे वो बीमार पड़ गए, और बीमार पड़ने की वजह से बिंबिसार ने अपने प्रिय राजवैद्य, जिसका नाम जीवक है, जिसका नाम क्या है, जीवक है, जीवक को भेजा इनके सेवा के लिए। हालांकि कहा जाता है कि बिंबिसार के मित्र थे कौन, गौतम बुद्ध, और गौतम बुद्ध को भी ऐसा हुआ कि तबीयत, उनका ऐसा लगा कि तबीयत खराब हो रहा है, तो उनकी सेवा में भी जीवक को भेजा गया था। और एक बात और भी कहा जाता है कि एक समय ऐसा था कि बुद्ध के जीवन में, यानी कि एक बहुत भयंकर घटना घटने वाली थी, क्योंकि इनके मौत का षड्यंत्र रच दिया गया था। और यही षड्यंत्र का जब पता चला बिंबिसार को, तो उन्होंने बुद्ध की जान बचाई थी। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप देखिएगा अंग, जैसे आप अगर ये बिहार की बात करें यहाँ पे, तो ऐसा बिहार अगर देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए ये गंगा नदी है, ये बिहार को दो भागों में बांटती है। ठीक है, एक हो जाता है अंग, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कहेंगे तो 3 महाजनपदें हैं, 3 महाजनपद है। और अंग जो है ना, ये भागलपुर और मुंगेर का जो क्षेत्र है, अंग की राजधानी चंपा है, और उसी को अपने, यानी कि सबसे पूरब की अगर महाजनपद की बात करें, सबसे पूरब की महाजनपद की बात करें, तो यही अंग होगा जिसका राजधानी चंपा है। और इसी अंग को क्या किया था बिंबिसार ने, अपने राज्यों में जीत कर मिला लिया। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है। अगर बात करें अंग को, तो अंग को किसने मिलाया था, बिंबिसार ने मिलाया था मगध में। ठीक है, अंग को किसने मिलाया था, बिंबिसार ने मिलाया था। इस तरीके से कहा जाता है कि बिंबिसार लगभग 52 वर्ष तक क्या किया था, शासन किया था। 52 वर्ष तक क्या किया, शासन किया था। ठीक है, और एक चीज़ और भी है, इनको ऐसा लगता था कि अजात शत्रु में वो बात नहीं है सम्राट बनने का, इसलिए अपने बड़े पुत्र जिसका नाम था दर्शक, उसको उन्होंने आमंत्रित किया सम्राट बनने का। और जब इसका पता अजातशत्रु को पता चला तो आग बबूला हो गया, और उसने एक षड्यंत्र रची। और षड्यंत्र में क्या हुआ, षड्यंत्र में बिंबिसार को ही कैद कर करके जेल खाना में डाल दिया गया। अजातशत्रु ने क्या किया, बिंबिसार को कैद कर लिया, और इतना यातना दिया, इतना यातना दिया कि इनकी क्या हुई, मृत्यु हो गई बिंबिसार की। एक बार की क्या हुआ कि इनके पुत्र, ऐसा कहानी में सुनाया जाता है कि जब अजातशत्रु को पुत्र की प्राप्ति हुई तो बहुत ही खुश थे। कहा जाता है कि ये कभी भी किसी भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते थे, लेकिन इनके पुत्र ने इनके खाना में ही पेशाब कर दिया। लेकिन उस समय ये गुस्सा नहीं हुए, फिर भी उस बच्चे से प्रेम बहुत किया। उस समय इनको एहसास हुआ कि इनका भी जो पिता है बिंबिसार, वो कितना प्रेम किए होंगे। जो इनके अंदर जो इमोशन आया, उसके बाद ये दौड़े हुए जब वहाँ पे पहुँचते हैं, जब कारागाह पहुँचते हैं, तो पता चलता है कि उनकी मृत्यु हो चुकी रहती है। बड़ा ही पश्चाताप होता है, बहुत ही दुखी हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कहा जाता है कि बिंबिसार, प्रश्न पूछा जाएगा कि बिंबिसार प्रथम व्यक्ति था, प्रथम शासक था जिसने अस्थाई सेना रखी थी। यहाँ पे देखिए, अस्थाई सेना रखने वाला राजा कौन है, बिंबिसार है। इसने क्या किया था, अस्थाई सेना रखी थी। बिंबिसार ने क्या किया था, अस्थाई सेना रखी थी। ठीक है, और इसने पहली बार हाथियों का प्रयोग किया था, किसमें, युद्ध में। हाथियों का प्रयोग पहली बार, यहाँ लिख देते हैं शॉर्ट में, आप लोग समझ जाएंगे। पहली बार हाथियों का प्रयोग किया था इन्होंने, पहली बार हाथियों का प्रयोग इन्होंने किया था युद्ध में। ठीक है, हाथियों का प्रयोग इन्होंने पहली बार किया था। और कहा जाता है कि जीवक को भी भेजा गया था बुद्ध के सानिध्य में कि भाई उनका थोड़ा सा सेवा कर लीजिए। तो ये हम लोगों ने जो अभी पढ़ा, ये पढ़ा बिंबिसार के बारे में। बिंबिसार से इतना प्रश्न हमेशा आते हैं, और ये जो मैंने आपको फैक्ट जो आपको बताया अभी, ये बिंबिसार से पूछा जाता है। उसके बाद जब गद्दी प्राप्त हो जाती है किनको, अजातशत्रु को, तो अजातशत्रु की उपलब्धियां हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे
यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु हम लोग पढ़ेंगे। इनका जो है 492 से 460 बीसी तक क्या करते हैं, ये शासन करते हैं। ठीक है, और इनकी जो उपनाम है उसका नाम है कुनिक। कुनिक नाम है। इससे पहले हमने बिंबिसार के बारे में पढ़ा। बिंबिसार को जैन साहित्य क्या कहता है, श्रेणिक बोलता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये किया। इनका नाम है कुनिक, और कहा जाता है कि इन्होंने लगभग 3 युद्ध किया था। ये 3 युद्ध पूछा जाता है, 3 युद्ध इन्होंने किया था। ठीक, और 3 युद्ध में पहला जो है, अगर पहला की बात करें यहाँ पे पहला का, तो ये पहला जो युद्ध होता है इनका, कौशल नरेश से ये युद्ध कर लेते हैं। कौशल नरेश से ये युद्ध कर लेते हैं। ऐसे कौशल नरेश इनका एक मामा होते हैं, क्योंकि बात ये है कि जब इनको पता चलता है, कौशल नरेश को पता चलता है कि हमारे बहनोई को ही यातना के द्वारा इसको मार दिया गया, तो अपना संबंध इनसे क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। और जो काशी मिला रहता है वो दहेज में, वो काशी को अपने अंदर कर लेते हैं। इस चीज़ का सबसे ज़्यादा दुख होता है किसको, अजातशत्रु को। ठीक है, सबसे ज़्यादा दुख किसको होता है, अजातशत्रु को होता है। और कहा जाता है कि ये जो प्रसेनजित जो हैं, प्रसेनजित जो इनके मामा रहते हैं, प्रसेनजित, ये बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। लेकिन संभावना इस तरह हो जाती है कि अजातशत्रु और प्रसेनजित के बीच में युद्ध हो जाता है, और अंततः प्रसेनजित की हार हो जाती है। और बाद में प्रसेनजित की बेटी वजीरा के साथ अजातशत्रु का क्या होता है, विवाह हो जाता है। अजातशत्रु का क्या होता है, विवाह हो जाता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं अजातशत्रु का क्या होता है, विवाह हो जाता है। उसके बाद हम लोग जो दूसरा देखेंगे वज्जी के साथ। देखिए, वज्जी जो होता है ना, बहुत ही यानी कि शक्तिशाली। वज्जी के साथ इनका युद्ध होता है। ये बहुत ही शक्तिशाली रहता है। इसको जीतना मतलब समझिए कि इसको जीतने के लिए ये कह सकते हैं ना कि प्रत्यक्ष रूप से जीतना बहुत ही मुश्किल था। यही वजह था कि एक वश्यकार थे जिनका नाम मतलब गुप्तचर थे, वश्यकार। इन्होंने वज्जी में इतना ज़्यादा फूट डाल दिए कि फूट के वजह से ही इस वज्जी को अजातशत्रु ने क्या किया था, अजातशत्रु ने इसे जीत लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखा जाता है, यहाँ पे मल के साथ ये युद्ध करते हैं। ठीक है, मल के साथ ये युद्ध करते हैं। यहाँ पे मल के साथ युद्ध करते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है। मल के साथ युद्ध करते इस तरीके से हम लोगों ने देखा। 3 युद्ध इन्होंने किया और 3 युद्ध में ही ये सफल हो गए। कहा जाता है कि बौद्ध और जैन दोनों धर्मों को क्या करते थे, मानने वाले थे। ये व्यक्ति थे बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी थे। जैन धर्म के क्या थे, अनुयायी थे ये। बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है कि इन्होंने, अब लिख देते हैं इसको, इन्होंने भरहुत स्तूप की वेदिका पर क्या किया इन्होंने, भरहुत स्तूप की वेदिका पर बुद्ध की वंदना करते हुए, देखिए बुद्ध की पूछा जाता है, बुद्ध की वंदना करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, भरहुत स्तूप के वेदिका पर बुद्ध की वंदना करते हुए अजातशत्रु को दिखाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं, कि यानी कि कहा जाता है कि जब अजातशत्रु, यहाँ पे देखेंगे, अजातशत्रु यानी कि शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध के महानिर्वाण के बाद और शेषु पराजगिरी के स्तूप का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। ठीक है, जब बुद्ध की मृत्यु हो गई तो अवशेषों पे उन्होंने क्या करवाया था, यहाँ पे देखेंगे, अवशेष पे उन्होंने, अजातशत्रु ने अवशेष पे उन्होंने क्या किया था, स्तूप का निर्माण करवाया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं अजातशत्रु के समय में ही 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। ठीक है, इसमें देखते हैं प्रथम
बौद्ध संगीति का आयोजन, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय में होता है? 483 ईसा पूर्व में, बीसी में होता है, अजातशत्रु के समय में ही। ठीक है। और कहा जाता है कि सिहली जो और सूत पिटक और विनय पिटक जो है ना, सूत पिटक और विनय पिटक अगर यहाँ पे देखा जाए तो सूत पिटक और विनय पिटक का रचना होता है, विनय पिटक का रचना होता है। पूछा जाता है, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सूत पिटक को किसने लिखा था? तो आनंद ने लिखा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सूत पिटक की रचना किसने किया था? आनंद ने किया था। और विनय पिटक की रचना किसने किया था? तो उपाली ने किया था। ये दोनों बुद्ध के बहुत ही प्रिय शिष्य थे। ठीक है, बुद्ध के बहुत ही प्रिय शिष्य थे ये। और कहा जाता है कि सिहली अनुश्रुतियाँ जो है, सिहली अनुश्रुतियाँ कहती है कि अजातशत्रु मात्र 32 वर्ष तक ही शासन किया। क्या कहती है? 32 वर्ष तक ही शासन किया। उसके बाद 400 मतलब 61 बीसी में, अब देखिएगा, ये बेचारे अपने पिता की हत्या किए तो इनकी भी हत्या इनका पुत्र कर दिया। कहा जाता है कि 461 बीसी में इनके पुत्र का नाम था उदयन। उदयन भी क्या किया? इनकी हत्या कर दिया। और हत्या करने के बाद वो क्या किया? गद्दी पे बैठा। हत्या करने के बाद क्या हुआ? गद्दी पे बैठा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखिएगा, इनकी मृत्यु कहा जाता है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 483 बीसी में क्या हुआ था? बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। बुद्ध की मृत्यु, पूछा जा सकता है कि भाई बुद्ध की मृत्यु किस सम्राट के समय हुआ था? तो बुद्ध की मृत्यु हो गई थी इसी समय में। ठीक है। और इसी समय में कहा जाता है कि 468 बीसी में किसका? महावीर का मृत्यु हो गया। महावीर का मृत्यु हो गया। ठीक है। और इस समय कौन थे सम्राट? इस समय सम्राट थे अजातशत्रु। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, इनके बाद अजातशत्रु के बाद पढ़ते हैं हम लोग उदयन के बारे में। उदयन के बारे में एक सवाल पूछा जाता है, एक्चुअली हम आपको बता देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे उदयन के बारे में। ठीक है, उदयन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। और उदयन 461 से 445, 461 से 445 बीसी तक वो क्या करता है? शासन करता है। 445 बीसी तक वो शासन करता है। ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, बौद्ध ग्रंथ इनको, जैसे उदयन ने क्या किया? अपने पिता की हत्या कर दिया, तो बौद्ध ग्रंथ इनको पितृहंता कहता है। बौद्ध ग्रंथ क्या कहता है? अब ये देखिए, दो ग्रंथ हैं यहाँ पे, एक है बौद्ध ग्रंथ और दूसरा है जैन ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ कहता है कि यह पितृहंता है। ठीक है, ये बौद्ध ग्रंथ कहता है पितृहंता है। और जैन ग्रंथ कहता है ये पितृभक्त हैं, पिता के भक्त हैं, यानी कि पितृभक्त है। ठीक है। उसके बाद नया पेज ले लेते हैं, आप लोग देख लीजिएगा इसको। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, कहा जाता है कि जब ये गद्दी को प्राप्त कर रहे थे तो गद्दी की प्राप्ति के पहले ये चंपा के उपराजा थे। ठीक है। पूछा जा सकता है कि राजा बनने के पहले ये कहाँ के उपराजा थे? तो ये चंपा के उपराजा थे, यानी कि राजा बनने से पूर्व ये क्या थे? चंपा का उपराजा थे। और इन्होंने, कहा जाता है कि सोन और गंगा नदी के संगम पर, सोन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोन और गंगा नदी के संगम पर उन्होंने क्या बसाया था? उन्होंने पाटलिपुत्र को बसाया था। ठीक है। और पाटलिपुत्र को पटना बोला जाता है। और पटना को यहाँ पे देखा जाए तो कुसुमपुर भी बोलते हैं। कुसुम का अर्थ होता है फूल। ठीक है। सोन और गंगा के संगम पर उन्होंने क्या किया था? सोन और गंगा के पाटलिपुत्र नगर बसाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि सोन और गंगा के तट पे पाटलिपुत्र बसाया था। और कहा जाता है कि इन्होंने अपनी राजधानी राजगिरी से हटा करके कहाँ लाई थी? राजगिरी से स्थानांतरित करके इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र लाया था। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपनी राजधानी यहाँ से क्या करते हैं? पाटलिपुत्र यहाँ पे स्थापित करते हैं। ठीक है। और कहा जाता है कि अवंती के गुप्तचर द्वारा, देखिए अवंती से हमेशा इनका मुठभेड़ रहा।
और कहा जाता है कि अवंती के गुप्तचर द्वारा इनकी हत्या कर दिया जाता है। सोचिए, अवंती के जो गुप्तचर होते हैं, अवंती के गुप्तचर, उनके द्वारा किसका, उदयन का हत्या कर दिया जाता है। याद रखिएगा, अवंती के गुप्तचर द्वारा। ठीक है। उसके बाद इनके 3 पुत्र होते हैं जो बहुत ही ये मतलब इस पे शासन करते हैं। उनका नाम रहता है अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। ठीक है। अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। ठीक है। इनके ये समझिए कि बहुत ही फेमस, मतलब ये इनके आगामी सम्राट होते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वो है नागदशक के बारे में। नागदशक के बारे में, ठीक है, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, नागदशक के बारे में। इनके बारे में कहा जाता है कि बहुत ही अयोग्य सम्राट थे ये, बहुत ही अयोग्य सम्राट थे। इनके अंदर कोई योग्यता नाम का कोई चीज़ नहीं था। देखिए, हम फैक्ट पे बात करें, इधर उधर से बात करेंगे तो थोड़ा सा लंबा वीडियो चल जाएगा। और हम चाहते हैं कि आपके साथ कोई भी मतलब कंपटीशन जो आप दे रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो, क्योंकि पढ़ाई से रिलेटेड ही बात हो। और पढ़ाई, क्योंकि अभी का समय बहुत ही मुश्किल भरा चल रहा है, क्योंकि सब कोई को जॉब चाहिए। और जॉब के लिए हम लोग अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का कोशिश करेंगे, ताकि आपके जो प्रश्न आएँ और जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में जाएं बैठ के बनाने के लिए, तो आपको लगे कि हमने पढ़ा ज़रूर है। ठीक है। तो इस तरीके से हम एकदम, और मेन के क्लास में अगर आप आइएगा तो मेन के क्लास में तो और कहानी सुनने को आपको मिलेगा। पीटी में क्या कहानी सुनाना है, पीटी में कहानी सुनाएंगे तो बहुत लंबा स्टोरी चल जाएगा। एक से एक कहानी है सारे सम्राटों के बारे में। अगर मेन के क्लास में आप मेन का क्लास भी देखिएगा तो उसमें आपको एक से एक स्टोरी आपको सुनने को मिलेगा। तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही क्या थे, विलासप्रिय सम्राट थे। ठीक है। और एक देखिएगा, जनता जो चाहती है हो जाता है। जनता की मान्यता सबसे ज़्यादा गणतांत्रिक राज्यों में माना जाता है। ठीक है। जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ तो अम्बेडकर को लगा कि नहीं, यहाँ पे एक ऐसी शासन व्यवस्था की ढांचा तैयार कर दिया जाए, पद्धति तैयार कर दिया जाए, जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों की भागीदारी हो। यहाँ तक कि सबसे कमज़ोर, यानी कि सबसे हांसी पे जो खड़े हुए जो लोग हैं, जो वंचित समाज से भी हैं, उनको भी शासन में क्या हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और अम्बेडकर ने इस लोकतंत्र को लागू कर दिया। अब देखिए, जनता चाहती है तो सरकार बनती है, जनता नहीं जिसे चाहती है मतलब उसकी सरकार बनती है। ठीक है। तो आगे यहाँ पे आते हैं और यहीं पे देखते हैं कि जनता ने क्या किया। जनता ने इस व्यक्ति को सम्राट बनने से इनकार करवा दिया, नापसंद कर दिया। और यहीं पे इनका एक सेनापति था जिसका नाम है शिशुनाग। और शिशुनाग को जनता ने ही क्या करवाया था, गद्दी पे बिठाया था। क्या नाम था इसका, शिशुनाग। ठीक है। इसको जनता ने क्या किया था, गद्दी सौंप दी थी। किसको हटा के, नागदशक को। अब हम लोग पढ़ेंगे शिशुनाग वंश के बारे में। ठीक है। चलिए आइए, अब लोग हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं शिशुनाग वंश हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। ये इनका ज़्यादा लंबा काल नहीं रहता है। 412 से 335 मतलब बीसी कह सकते हैं, ईसा पूर्व ही इनका ये होता है। इनका संस्थापक जो है, देख लीजिए, संस्थापक है शिशुनाग होते हैं। यानी कि शिशुनाग वंश के जो संस्थापक है उनका नाम है, क्या नाम है, शिशुनाग नाम है। ठीक है। और इन्होंने अवंती को जीतकर, पूछा जाता है कि इन्होंने अवंती को जीतकर क्या किया था, मगध में मिलाया था। ये इम्पॉर्टेंट है और ये VVI है, हम आपको लिख देते हैं VVI। ठीक है। देखिए, पूछा जा सकता है कि अंग को किसने मिलाया, तो अंग को मिलाया था बिंबिसार ने। बोलेगा कि अवंती बहुत ही शक्तिशाली सम्राट था, हमेशा टक्कर लेता था मगध के साथ में। ठीक है। और शिशुनाग ने क्या किया था, अवंती को मगध में मिला लिया था। ठीक है। यहाँ पे क्या किया था, मगध में मिला लिया था। और एक चीज़ और भी है, जब इसने अवंती को यहाँ पे मिलाया था तो इसके साथ ही साथ देखिएगा प्लस में वत्स को भी जीत करके क्या किया था, मगध में मिला लिया था। क्या किया था, वत्स को जीत कर भी मगध में मिला लिया। ये शिशुनाग बहुत ही शक्तिशाली था।
शिशुनाग ने सबसे पहले जो विवेक हम बात कर रहे हैं, अवंती को मिलाया मगध में और वत्स को भी क्या किया, इसको यहाँ पे मिला लिया। और सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि शिशुनाग ने ही अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, वैशाली में बनाई थी। ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे दो चीज़ें जो देखने को मिलेगा, अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई थी, अपनी राजधानी अगर देखा जाए तो इन्होंने अपनी राजधानी वैशाली में बनाया था, वैशाली में बनाया था। ठीक है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कालाशोक के बारे में, कालाशोक के बारे में। ठीक है। जिसको हम लोग मतलब काकवर्णी भी बोलते हैं, जिसको हम लोग काकवर्णी भी बोलते हैं। ठीक है। ये कालाशोक के पीरियड की बात है। कालाशोक के पीरियड में देखिएगा कि द्वितीय जो बौद्ध संगीति होता है, द्वितीय बौद्ध संगीति, इसके समय में यहाँ पे होता है। ठीक है। देखिएगा सबसे पहला फैक्ट अगर की बात करें कि दीपवंश और महावंश क्या कहता है, दीपवंश और महावंश, और महावंश कहता है, महावंश कहता है कि जो सम्राट थे मात्र 28 वर्ष तक ही शासन किया था। ठीक है। इन्होंने कितना वर्ष तक शासन किया, 28 वर्ष तक। देखिए दीपवंश और महावंश, दीप और महावंश में किसका उल्लेख किया गया है, तो सिंहली यानी कि श्रीलंका के इतिहास का जानकारी हमको यहाँ पे मिलता है। और ये वर्णन करता है, कहता है कि कालाशोक 28 वर्ष तक ही क्या किया था, शासन किया था। ठीक है। कालाशोक ने क्या किया था, 28 वर्ष तक शासन किया था। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो बहुत इम्पोर्टेंट है ये होता है कि बौद्ध संगीति, बौद्ध संगीति। और बौद्ध संगीति का ये दूसरा जो बौद्ध संगीति है इसी के समय में होता है। ठीक है। अब इसको भी याद रखेंगे, दूसरा बौद्ध संगीति किसके समय में होता है, कालाशोक के समय में होता है, द्वितीय बौद्ध संगीति। ठीक है। और दीप और महावंश क्या कहता है कि इन्होंने 28 वर्ष तक ही शासन किया। और कहा जाता है कि अंतिम जो इसके सम्राट थे, अंतिम सम्राट जिनका नाम था, अंतिम सम्राट का नाम था नंदीवर्धन, नंदीवर्धन नाम था इनका, नंदीवर्धन नाम था। अंतिम सम्राट क्या नाम था, नंदीवर्धन नाम था इनका। और एक चीज़ और है, आगे दिखाते हैं क्यों। देखिएगा इनके बारे में कहा जाता है कि हर्ष चरित्र। ठीक है। हर्ष चरित्र एक ग्रंथ है। हर्ष चरित्र क्या है, ग्रंथ है। और इसको लिखा था किसने, वान भट्ट ने। ठीक है। वान भट्ट ने लिखा था। इसमें ये कहानी लिखा हुआ कि जब ये सम्राट घूम रहे थे, यानी कि नंदीवर्धन जब घूम रहे थे तो किसी व्यक्ति ने इनको पेट में चाकू मार करके इनकी हत्या कर दी। ठीक है। इनकी हत्या कर दी। और हत्या करने वाला वो व्यक्ति कौन था, महापद्मनंद, महापद्मनंद। ठीक है। महापद्मनंद ने क्या किया था, इस सम्राट की नंदीवर्धन की हत्या कर दी। और इसका जो वर्णन है हर्षचरित्र में है। और हर्षचरित्र का लेखक कौन है, वान भट्ट है। ठीक है। इतना तो क्लियर है आपका। ठीक है। और ये देखिएगा यहाँ पे ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आइए हम लोग पढ़ते हैं नंद वंश। ये हम लोग दूसरा जो वंश था, हर्यक वंश हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हमने शिशुनाग वंश पढ़ा। और उसके बाद हम लोग अंतिम वंश पढ़ने जा रहे हैं, वो है नंद वंश। ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे नंद वंश। नंद वंश, ठीक है, इसका संस्थापक था महापद्म। देखिए इनके बारे में कहा जाता है कि यह शूद्र थे। और एक्चुअली उस समय में जितना भी सम्राट बनते थे, भारत के ही जो वासी थे वही लोग बनते थे। और ये जितनी भी हमारे भारत में जो आप देखते हैं 85% जिनकी पॉपुलेशन है, जिसमें आप वैदिक सभ्यता आप पढ़े होंगे, वैदिक सभ्यता वैदिक पढ़े होंगे, तो सामाजिक संरचना में समाज को 4 भागों में बांट दिया जाता है। एक होता है ब्राह्मण, दूसरा होता है क्षत्रिय, तीसरा होता है वैश्य और चौथा होता है शूद्र। और शूद्रों की संख्या सर्वाधिक है। आज भी भारत में सबसे ज़्यादा संख्या इन्हीं का है। और शूद्र में कौन कौन आते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा एससी हो गए, एसटी हो गए, ओबीसी हो गए, ये सारे लोग आते हैं जिनकी संख्या लगभग 85% एभव है।
और इन्हीं के जो पूर्वज थे ये थे, इन्हीं के जो पूर्वज थे, ये महापद्म नंद के बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, मौर्य वंश के बारे में पढ़ रहे हैं, इन्हीं के पूर्वज थे। तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये एक शूद्र राजा थे जिन्होंने नंदीवर्धन की क्या कर दिया था, इन्होंने नंदीवर्धन की क्या कर दिया था, हत्या कर दिया था। ठीक है। और इस समय कहा जाता है कि इस समय 9 राजाओं ने क्या किया होता है, 9 राजाओं ने राज किया, इसी वजह से इसका नाम नंद वंश पड़ा। ठीक है, इस वजह से इसका नाम क्या हुआ, नंद वंश पड़ा। ठीक, तो आइए हम लोग फिर से आगे देखते हैं इसका। यानी कि 9 राजाओं ने यहाँ पे क्या किया था, राज किया था, इसी वजह से इनका नाम क्या हुआ, नंद वंश पड़ा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अभी हम लोग महापद्म नंद पढ़ रहे थे। देखिए, इनको एक राट कहा जाता है, इनको एक राट कहा जाता है, एक राट। ठीक है, एक राट का मतलब क्या होता है, एक राट कहिए या एक छत्र कहिए, इनको एक राट बोला जाता है। उसके बाद इनको सर्व छत्रहंता भी बोला जाता है। ठीक है, हम आपको लिख देते हैं क्योंकि भाई पूछा जा सकता है। इनको यानी कि सर्व छत्रहंता भी बोला जाता है, सर्व छत्रहंता भी बोला जाता है। सर्व छत्रहंता का मतलब होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला। देखिएगा, क्षत्रियों का नाश करने वाला, क्षत्रियों का नाश करने वाला। ये उस समय भी लड़ाइयाँ होती थी और आज भी हमारे समाज में लड़ाइयाँ देखने को मिलता है। ठीक है, इनको भार्गव भी कहा गया है। इनको क्या कहा गया है, इनको भार्गव भी कहा गया। किसको, महापद्म नंद को भार्गव। ठीक है, यानी कि दूसरे परशुराम का अवतार, दूसरे परशुराम का अवतार, परशुराम का अवतार। आप लोग अच्छा से पढ़िएगा ताकि कोई भी फैक्ट आपसे इधर उधर ना हो जाए। परशुराम का अवतार। ठीक है, और कहा जाता है, इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने कलिंग को जीत करके क्या किया था, मगध में मिला लिया था। कलिंग को जीत करके इन्होंने क्या किया था, मगध में मिला लिया था। आइए हम लोग और आगे देखते हैं, इन्होंने क्या किया था, कलिंग को जीत करके इन्होंने मगध में क्या किया, मिलाया, मगध में मिलाया था। इन्होंने कलिंग को जीत करके इन्होंने क्या किया, मगध में मिलाया। ठीक है, और कहा जाता है कि इसी समय कलिंग से ही इन्होंने जैन मूर्ति को उठा करके कहाँ पे लाए थे, मगध में लाए थे। जैन मूर्तियों को इन्होंने उठाया था, जैन मूर्तियों को इन्होंने क्या किया था, जैन मूर्तियों को उठा करके ये कहाँ लाए थे, मगध में लाए थे। ठीक है, जैन मूर्तियों को उठा करके इन्होंने मगध में लाए थे। और कहा जाता है कि इस समय इनके एक बहुत ही मतलब परम मित्र थे जिनका नाम था, यहाँ पे अगर देखिएगा तो इनका नाम था पाणिनि नाम था इनका। और ये व्याकरणाचार्य, देखिए पाणिनि के बारे में कहा जाता है, पाणिनि के बारे में कहा जाता है कि ये इनके मित्र थे। और व्याकरणाचार्य मतलब ये उन्होंने एक ग्रंथ लिखी थी, और ये पहला व्याकरण पे लिखने वाले ग्रंथ है पाणिनि ही। ठीक है, इतना हम लोगों ने पढ़ा महापद्म नंद के बारे में। अब जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो समकालीन है, किसके, सिकंदर के, जिनकी हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं, गद्दी पे बैठते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पे, अब ये यहाँ पे देखिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं घनानंद के बारे में। घनानंद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, घनानंद के बारे में। देखिए, महापद्म नंद के 8 पुत्रों में एक का नाम था घनानंद। और घनानंद ये जो सिकंदर है उसके समकालीन थे या चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे, याद होना चाहिए। ग्रीक लेखकों में देखिएगा, ग्रीक लेखकों में इनको अग्रमीज कहा गया है, इनको अग्रमीज कहा गया है। ये याद होना चाहिए। अग्रमीज किसको कहा जाता है, अग्रमीज किसको कहा जाता है, तो अग्रमीज कहा जाता है किसको, घनानंद को अग्रमीज कहा जाता है। ठीक है, और कहा जाता है कि लगभग
325 बीसी में क्या किया था? 325 बीसी में पश्चिमोत्तर भारत पर, देखिए पश्चिमोत्तर भारत पर क्या हुआ? सिकंदर का आक्रमण हुआ। अगर हम थोड़ा सा मैप से यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए यही सारा क्षेत्र है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा पश्चिम, ठीक है, और ये उत्तर हो जाएगा, यही पश्चिम उत्तर क्षेत्र का है। और भारत में जितने भी आक्रमण होते हैं, चाहे प्राचीन भारत से लेकर के आप मध्यकालीन भारत तक देखिए, यही क्षेत्र सबसे ज़्यादा संवेदनशील रहा है। और अभी भी अगर हमारा देश आज़ाद हुआ तो अभी भी आक्रमण हमेशा बना रहता है। किसके साथ? पाकिस्तान से। अफ़गानिस्तान का प्रॉब्लम तो ऐसे भी ये हो गया, लेकिन पाकिस्तान से हमेशा मतलब समझिए कि एक झड़प हो ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मतलब ये देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं घनानंद के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने जनता के ऊपर बहुत सारा कर लगाया। इन्होंने जनता के ऊपर क्या किया? कर बहुत लगाया। और इनके पास ये कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा समृद्ध सम्राट थे। इनके पास इतनी सारी धन संपत्ति थी, और धन संपत्ति के साथ ही साथ इनके सैन्य बल इतने ज़्यादा थे कि उस समय यानी कि सिकंदर महान, देखिएगा सिकंदर विश्व विजेता बनने के लिए भारत में जब आया तो भारत में उसकी सपना जो था अधूरा हो गया। आप सोच सकते हैं कि भारत में भी कोई इतना शक्तिशाली सम्राट रहा होगा, और इतना ज़्यादा शक्तिशाली सम्राट रहा, इसके सैन्य बल के डर से ही सिकंदर की सेना हिंदू कुश को पार करने से इनकार कर गया। उसी समय सिकंदर ने कहा था कि मुझे सबसे ज़्यादा किसी ने हराया? मेरे अपनी सेनाओं ने हरा दिया। तो वही बात हुई, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती थी डूबी जहाँ वहाँ पानी ही कम था। तो यही वाली बात सिकंदर के साथ लागू हो जाता है। और एक्चुअली यहाँ पे देखने को मिलेगा कि सिकंदर अपनी सारी, देखिएगा सिकंदर अपनी, यानी कि सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। और उसी समय यहाँ पे भी चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे उनका नाम क्या था? चाणक्य। लेकिन चाणक्य को समझने से पहले एक चीज़ और जानेंगे घनानंद के बारे में। यहाँ पे इनके बारे में कहा जाता है कि लगभग इनके पास पैदल सेनाओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी, घुड़सवार भी थे, और हाथी भी इनके समय बहुत ही ज़्यादा थी। एक्चुअली देखा जाए तो कोई भी सम्राट जो इतना ज़्यादा शक्तिशाली होगा वो किसी का बात तो समझेगा ही नहीं। और ये समय एक बहुत अच्छी कंसेप्ट हम आपको बता रहे हैं कि ब्राह्मणों को, यानी कि चाणक्य जो थे वो ब्राह्मण थे जाति के, तो इनको लगता था कि हम ज्ञानी आदमी हैं, हमें वो सारा चीज़ें दिखाई देता है। और सच कहा जाए, अगर इतिहास को देखिए, इतिहास को क्या होता है ना कि समझने की ज़रूरत होता है। बहुत सारे इतिहासकार ने, जब हम एमए कर रहे थे तो उसमें एक समस्या थी, इतिहास लेखन की समस्या। जब आप ग्रेजुएशन करते हैं और जब पीजी करते हैं और पीएचडी वगैरह नेट वगैरह जेआरएफ करने का अगर मूड करें हिस्ट्री से, तब उस समय आपके इतिहास जो पढ़ने का जो समझ बनता है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। अभी तो आपको लगता है कि इतिहास जो लिख दिया गया वही सही है। तो उस समय जब आपको तो उस समय क्या था, इतिहासकारों ने लेखन की समस्या क्या कर दिया, एक अलग से आपको टॉपिक ही पढ़ने को, एक अलग से बुक ही पढ़ने को आपको मिलेगा, लेखन समस्या पीजी में, अगर आप पीजी कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिएगा ये घनानंद बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था। और शक्तिशाली में जब सिकंदर को औकात नहीं हुआ, हिम्मत नहीं हुआ भारत में प्रवेश करने का, तो कितना बड़ा औकात ये मतलब चाणक्य रखता था कि भाई उसको समझाने गया। सोच के देखिए, उसको गुस्सा आ गया, भाई सम्राट था, बहुत शक्तिशाली सम्राट था, और उस ब्राह्मणों के पीठ पे इसने लात मारी, ठीक है। और उसके बाद क्या कर दिया, संजो कहिए कि उस समय क्या बोलते हैं कि कुछ ऐसा किया नहीं, लेकिन उसको मार करके क्या किया, अपने दरबार से या देश, या कह सकते हैं देशद्रोह का वो सज़ा दे करके उसको वापस कर दिया उन्होंने। बाद में क्या किया, उसको हम पूरे स्टोरी के साथ आपको थोड़ा सा मौर्य वंश पे पढ़ाएंगे, ठीक है। और तब क्या होता है ना कि इसी समय चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किसकी हत्या कर दिया जाता है? घनानंद की हत्या कर दिया जाता है। एक्चुअली ये घनानंद जो था ना, ये घनानंद था। उसके बाद हम लोग जो मौर्य पढ़ेंगे तो उस समय कहा जाता है कि उसी समय, यानी कहा जाता है
कि एक नाई समाज से बिलोंग करने वाले वो रहते थे, यानी कि मौर्य वंश के जो सम्राट और ये जानने वाले जो लोग हैं महापद्म से, ये नाई समाज से, तो यानी कि हाजामती जो करता था ना, उसी से ये मतलब ये इनका वंश का ये संबंध था। ठीक है, बाकी बहुत सारे लोग अपना अपना बोलते हैं कि मौर्य वंश मेरा है, तो सही है, सारे के मौर्य वंश है। तो इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या करके क्या किया था, इन्होंने ही मौर्य वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना कर दी। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में मौर्य वंश की स्थापना कैसे होती है। ठीक है, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो इसको सब्सक्राइब करिए और बहुत सारा शेयर करिए, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे और कमेंट्स में बहुत सारी बातें, अगर आपको अपने मन की जो भी बातें आती है कि ये कराना है, ऐसे कराना है, ठीक है, तो हम आप उस पर भी ज़्यादा ध्यान देंगे और थोड़ा सा ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारा नया चैनल है। और ये बात है कि हम लोग भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी में आपको कितना अच्छा कंटेंट मिल रहा होगा। इतना कहीं भी आप देख लीजिए, किसी का भी अगर डिस्कशन चल रहा होगा ज्योग्राफी का, तो इतना बेहतरीन नहीं मिलेगा जितना बेहतरीन हम लोग ऑलरेडी PCS सिविल सर्विस का ये क्लास चलाते हैं। मेरा IAS का और BPSC का और ख़ास करके दरोगा का क्लास चलता है, ऑफलाइन ऑनलाइन चल रहा होता है। हम लोगों को पता होता है कहाँ से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी हमारे टीम में रहने वाले जो लोग हैं वो काफ़ी मतलब मेंस इंटरव्यू ये सब तक पहुँचे हुए हैं। ठीक है, हम खुद इसका दिए हुए, हम लोग, मेरा खुद एक बुक रहा है, आपको हम बताते हैं, ये मेरा आप बुक देखिएगा, हम खुद लिखते हैं इसको। करंट अफेयर जो आप सुबह में चलता होगा, ये सारा चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। और हम करंट अफेयर्स भी 69 में और दरोगा के समय में हम लॉन्च करने वाले हैं। तो अगर आपको पसंद आता है तो आप मुझे थोड़ा सहायता करिए, क्योंकि जितना सब्सक्राइब करिएगा, जितना शेयर करिएगा, उतना हमें मोटिवेट मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद आपको।